बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस। ओके। क्या किसी को याद हो? बादल दोषी, आवाज आ रही है बादल? हाँ सर। खाने क्या पढ़ा था मैं लास्ट क्लास? लास्ट क्लास क्या पढ़ा था भाई? बादल आवाज आ रही है मेरी? हाँ नहीं आ सर। रही है तो बोलो ना फिर क्या पढ़ा था, याद है या नहीं याद है? या पहले स्टूडेंट है, पहली बार याद बात है। कर रहे हो? बताओ फिर क्या पढ़ा था? अरे बोलते ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि मतलब सर पढ़ना। एनआरआई अकाउंट पढ़ा था। एनआरआई हाँ, के लिए अकाउंट्स है ना वो। FCNR का फुल फॉर्म क्या होता है? FCNR का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक। क्या अंतर है इसका? ये जो NRE या NRO है उसका FCNR से क्या अंतर है? दोनों अकाउंट का अंतर क्या है? सर रिपीट करोगे आप क्वेश्चन? FCNR और NRE में अंतर, डिफरेंस क्या है? सर FCNR का एफडी अकाउंट है और ओके ठीक है। प्रियंका पगाड़े, आवाज आ रही है प्रियंका? प्रियंका आवाज आ रही है? पगाड़े नहीं। संतोष गुप्ता दादर, संतोष। यस सर। संतोष साहब ये बताइए, करंट अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आज के डेट में? करंट अकाउंट। हाँ, करंट अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो बैंक टू बैंक का अलग रहता है। बैंक टू बैंक? बैंक टू बैंक अलग रहता है ना इंटरेस्ट। आपने सेविंग और करंट अकाउंट का क्लास अटेंड किया था? यस सर। उसमें मैंने बताया था कि बैंक टू बैंक डिफर करता है। नहीं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये सब बताए थे। नहीं, मैं पूछ क्या रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा है कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? तो उसका कितना नहीं पता, वो मिलता है? पीपीएफ और सुकन्या का याद। मैं जो पूछता हूँ वो बताओ ना, मुझे इधर उधर घुमाते क्यों हो यार? डोंट ट्राई टू लपेट मी। हाँ, मालूम है या नहीं मालूम है, इतना बताओ। क्या याद है उससे नहीं। मुझे मतलब नहीं है। करंट अकाउंट पे नहीं कोई सर। भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, याद रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ सर। हाँ, है ना? सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। देयर इज नो इंटरेस्ट पेएबल ऑन करंट अकाउंट। किसी भी बैंक में आप खोलेंगे, याद रखें इसको। विशाल, मीरा रोड, आवाज आ रही है विशाल? विशाल आवाज आ रही है? योगिता थाने, योगिता आवाज आ रही है क्या? यस सर। किसका आवाज था ये? ओके, मुझे ये बताओ कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितनी बार पैसे भर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 मार्च? कितनी बार पैसे भर सकते हैं हम? तो उसमें लिमिट नहीं ना डिपॉजिट। ओके गुड, चलो। हाँ सर। इतनी देर के बाद आवाज आया? सर एक सेकेंड है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये जो कोई भी स्टूडेंट्स है, प्रथमेश, सपना, प्रियंका, प्लीज अपना ब्रांच नेम डालिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी। जो कोई भी स्टूडेंट्स है, प्रथमेश, अरे सपना। जिन्होंने अपने ब्रांच का नाम नहीं डाला है, एग्जिट करो, फिर इंटर करने में नाम के आगे ब्रांच डालो।
पता नहीं चलेगा ना प्रथमेश। कि हमारे कहाँ के बैठे हुए हैं, बांग्लादेश का बैठा हुआ है, दुबई का बैठा हुआ है। ब्रांच डालो, कौन सा ब्रांच है, डोंबिवली है, दादर है, मियां रोड है, सामने कौन सा, डालो फटाफट। Please mention your branch name. Sorry sir. यस यस मैम। चलो, जिन्होंने जो मैडम देखो नहीं डालेंगे 5 मिनट में, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए क्लास को हम आगे लिए चलते हैं। ध्यान से पहले इस कंसेप्ट को सुने। इस कंसेप्ट से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम से में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले ध्यान से सुनिएगा, Yes. लिखने की कोशिश कतई मत कीजिएगा, लिखिएगा तो फिर मेरी कंसेप्ट आपके अंदर तक पहुंच नहीं पाएगी। देखिए, बैंक के 2 काम होते हैं। एक होता है बैंक डिपॉजिट आपसे लेती है, और दूसरा होता है कि उसी डिपॉजिट को उस व्यक्ति को हम दे देते हैं जिसको उसकी जरूरत है। और ये जो लेन देन का मामला है, इसको जिस टर्म में हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं एडवांस, या फिर लोन का भी हम नाम देते हैं। तो ये जो लोन हमने दे दिया, तो बैंक पैसा कमाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि सोशल सर्विस करने के लिए बैंक बैठा हुआ है, ऐसा कतई नहीं है। तो बैंक ने अगर लोन दिया है, बैंक ने आपको अगर क्रेडिट दी है, तो बैंक का पर्पस ये है कि आप उस क्रेडिट का विद इन टाइमलाइन आप रीपेमेंट रेगुलर बेसिस पे करें। और इस रेगुलर बेसिस पे करने के लिए बैंक आपको ईएमआई बना देती है कि हमने आपको 6 लाख का लोन दिया, तो 8,000 रुपए आप 6 साल तक लगातार भरिए, हर एक महीना भरिए, और आपके रीपेमेंट खत्म हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ईएमआई। और ईएमआई का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं क्या होता है? ईएमआई, every month installment. एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। वेरी गुड। कोई और? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ग्रेट। कोई और है इस सूत्र में शामिल? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है। इनमें से कोई नहीं है, वन ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। क्या है इसमें से? Equated monthly installment. यस। ईएमआई का फुल फॉर्म इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, एवरी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है। ध्यान से सुने, ईएमआई स्टैंड फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब मैं फुल फॉर्म के क्लास में आऊंगा, एवरीडेशन के क्लास में, तो यहाँ पे फिर से बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि 4 से 5 फुल फॉर्म आपके एग्जाम से रहते हैं। इस कारण से मैं फुल फॉर्म पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि एफसीएनआर का फुल फॉर्म बताओ, एनपीए का फुल फॉर्म बताओ, केवाईसी का फुल फॉर्म बताओ, ईएमआई का फुल फॉर्म बताओ। तो ईएमआई स्टैंड फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। बैंक ये कहती है कि आप मंथली ईएमआई हमारे पास भरें, लेकिन अगर हम मंथली ईएमआई नहीं भर पाते हैं, और ऐसा मंथ करते करते 3 महीने अगर ऐसा हो जाता है, तो वो जो एसेट था, क्योंकि बैंक का एसेट क्या है? बैंक का एसेट वही है जो बैंक ने आपको दे दिया। कहना क्या मतलब बैंक एसेट। माइक किसी का ऑन है उसको ऑफ करो जरा, किसी का माइक ऑन है ऑफ करो। बैंक का एसेट क्या है? बैंक का एसेट है जो बैंक ने लोन आपको दिया है, वही बैंक की एसेट है। और उस पे अलग हर एक महीने ईएमआई आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये जो बैंक की एसेट है, ये जो मेरी एसेट है, वो परफॉर्मिंग एसेट है। अगर हर एक महीना लोन का रीपेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बैंक के पास आ रहा है तो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है लगातार 90 दिनों तक, लगातार 3 महीने तक, तो ऐसे एसेट को हम बोलते हैं कि ये एसेट वो एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस तरह से हम बोलते हैं नॉन परफॉर्म है, और इसको हम पूरे भाषा में बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ये हमारा एनपीए है। तो एनपीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आंसर आप क्या देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट देंगे। आपसे पूछा जाए कि एनपीए कैन बी क्लासिफाइड फॉर द ओवर ड्यू रीपेमेंट ऑफ कितने डेज तक? 3 मंथ, 2 मंथ, 30 डेज, 60 डेज, 135 डेज, कितने महीने तक? आंसर क्या देंगे? 3 months. 3 months. 90 डेज और 3 मंथ, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा उस पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि एनपीए का बेसिक क्या है। दूसरी बात जाने कि एनपीए को हम फर्दर, जो एनपीए का एसेट का क्लासिफिकेशन होता है,
वो हम दो पार्ट में करते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड एसेट है और दूसरे को बोलते हैं कि ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो स्टैंडर्ड एसेट में भी दो टाइप के एसेट हो जाते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, एसेट क्लासिफिकेशन कितने टाइप का? तो दो टाइप का। एक कौन सा? एक को हमने बोला कि ये हमारा स्टैंडर्ड एसेट है और दूसरे को हमने बोला ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, इस कारण से ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब क्या है कि 1 से लेके 90 दिनों के बीच में इसमें पैसा आ रहा है। फर्दर इस स्टैंडर्ड एसेट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं रेगुलर एसेट, रेगुलर एसेट, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस एसेट। है ये दोनों क्या? तो है ये दोनों स्टैंडर्ड, रेगुलर भी स्टैंडर्ड है और स्ट्रेस भी स्टैंडर्ड है। अंतर सिर्फ इतना है कि रेगुलर एसेट वो एसेट है जिसमें मंथली पैसा जमा हो रहा है, लेकिन हमारे पास 1 महीने में के बीच के अंतराल से हम 2 महीने में एक बार पैसा जमा कर रहे हैं। तो हम 90 दिनों का पीरियड तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जहां पे हमें मंथली पैसे भरना था उसकी जगह हम मंथली नहीं भर के हम 45 दिनों के बाद पैसे भर रहे हैं। मतलब हम भर रहे हैं, लेकिन जो डेट हमें चाहिए था 10 दिन का, 10 तारीख का हफ्ता लगा हुआ है, तो 10 तारीख को ना भर के हम 11 तारीख को भर रहे हैं, हम 30 तारीख को भर रहे हैं। तो वैसे एसेट का क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं होगा लेकिन स्ट्रेस में होगा। इस दोनों रेगुलर और स्ट्रेस में कोई अंतर है? मतलब कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही है? आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेस एसेट इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन रहेगा रेगुलर एसेट, ऑप्शन रहेगा स्टैंडर्ड एसेट, ऑप्शन रहेगा डाउटफुल एसेट, ऑप्शन रहेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आपका जो आंसर होगा स्ट्रेस एसेट इज ए टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एसेट। अगर मंथली हम पैसा भर रहे हैं, है ना, कि अगर मंथ के 15th का हमारा ईएमआई है, हर एक महीने के 15 तारीख को ईएमआई जा रहा है, तो वो रेगुलर एसेट है। लेकिन हमारी सैलरी 12 तारीख को आती थी तो हमने 15 तारीख का हफ्ता लगाया था। अभी मेरी सैलरी 12 तारीख की जगह पर 20 तारीख को आ गई, तो बैंक का तो सिस्टम 15 तारीख को ही पैसे मांगेगा। वो आपको मैसेज आएगा कि ईएमआई इज ओवर ड्यू, प्लीज कीप बैलेंस फॉर सो एंड सो अमाउंट ऑन 15। तो हमारा पैसा 20 तारीख को आया, पैसा गया उस लोन अकाउंट में, लेकिन जहां 15 तारीख को जाना था उसकी जगह वो क्या हो गया? 5 दिन डिले हो गया। मतलब बर्डन हमारे पास आ गया। होता है ना कि 10 तारीख को मेरी सैलरी आने वाली होती है, 10 को नहीं होता है, तो क्या होता है? स्ट्रेस में हम चले जाते हैं, पता नहीं सैलरी आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। तो वैसा एसेट जिसमें मंथली रीपेमेंट नहीं आ रहा है, उस एसेट को हम क्लासिफाई तो करते हैं स्टैंडर्ड में, बट उसका नाम हम देते हैं स्ट्रेस एसेट का। अभी समझ में आया? Sir, can you spell this asset? स्ट्रेस होता है कभी आपको STRESS, कभी ऐसा होता है कि सर दर्द हो गया, स्ट्रेस में चले गए, आने वाला एग्जाम है, बर्डन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझ में आया? Got it, sir. यस। बिना हिचक के नहीं समझ में आया किसी को भी, जिनकी आज पहली क्लास हो या जिनकी आज 10वीं क्लास हो, मेरे से पूछने का कि सर एनपीए होता क्या है, एनपीए में आपने रेगुलर एसेट क्यों लिखा है, ये ईएमआई क्या होता है, ये स्ट्रेस एसेट क्या होता है, नहीं पूछिएगा तो मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा, और एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि सुना है, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर कहाँ पर मैं टिक मार्क करूं। जो नहीं समझ में आ रहा है उसके मेरे से मुंह खोलिएगा तो ही समझ में आएगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, बोलो फिर से बोलो एक बार। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए मैडम, एक बार फिर से बोलिए। सर वो बोल रहे कि दोनों एक कोई एक बताओ, संभवतः उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे तक, उसकी आवाज सर वो बोल रही है कि फिर से एक्सप्लेन कर दो। फिर से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, ओके। इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस पे आ जाते हैं। तो 90 दिनों तक अगर पैसा आपने नहीं भरा तो वो स्टैंडर्ड एसेट कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
ये एनपीए कितने टाइप के होते हैं? तो ये एनपीए 3 टाइप के होते हैं। जैसा स्टैंडर्ड एसेट आपका 2 टाइप का हुआ, वैसे ही एनपीए आपके 3 टाइप के होते हैं। और इसी 3 में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक को हम क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट, क्योंकि सबका सब तो एसेट ही है ना, सबका तो बैंक का लोन ही है। और उसी लोन को हम क्या बोलते हैं? ये लोन है, तो लोन को क्या बोलते हैं? बैंक के लिए एसेट है। वैसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग है। वैसा एसेट जिसपे मंथली हफ्ता आ रहा है, 90 दिनों के अंदर भी आ रहा है, तो हम बोल देंगे स्टैंडर्ड एसेट। जहां पे 90 दिनों का ओवरड्यू पार कर गया, 3 महीने तक हमने पैसा नहीं भरा, उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। 1 साल तक 2 साल तक हमने पैसे नहीं भरा, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डाउटफुल एसेट। और बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, ये बैंक ने मान लिया है, बैंक के ऑडिटर ने मान लिया है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस एसेट या बैड लोन। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो 5 नाम मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, इस 5 में से एक क्वेश्चन हमेशा और हमेशा आपके एग्जामिनेशन में आता है कि रेगुलर एसेट क्या है, स्ट्रेस एसेट क्या है, आपका सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, डाउटफुल एसेट क्या है और लॉस एसेट क्या है। हमेशा याद रखें कि आपकी जो एसेट है वो फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई होती है। एक को हम बोलते हैं रेगुलर एसेट है और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। रेगुलर एसेट का मतलब ये है कि 1 दिन से लेकर 90 दिनों के अंदर इसमें पैसा आता है। अगर मंथली पैसा आ रहा है तो वो रेगुलर एसेट, वो कहलाएगा रेगुलर एसेट। और जहां पे मंथली नहीं आ रहा है, 1 दिन से लेके आपका 90 दिनों तक ओवरड्यू जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस एसेट। और 90 दिनों के बाद भी 2 साल तक पैसे नहीं भरा, उसको हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। 2 साल के आगे 5 साल तक पैसा नहीं भरा, डाउटफुल एसेट। बिल्कुल बैंक ने मान लिया कि ये पैसा कितना भी जोर जबरदस्ती हम करें, बोरोवर देने वाला नहीं है, उसको बैंक के ऑडिटर ने भी क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये पैसा आने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड हमारा लॉस है। हमारा लॉस करने का मतलब बैंक का लॉस है, बैंक का लॉस करने का मतलब ये लॉस एसेट है। अंदर गया या जिस रफ्तार से मैं अंदर दिलाने की कोशिश कर रहा हूं उसी रफ्तार से बाहर भी आ रहा है। तो वो पीरियड समझाओ ना कि 2 साल 5 साल बोले ना। पीरियड मत समझो, पीरियड समझने के चक्कर में सब नाश हो जाएगा। इसका अर्थ मैंने पीरियड लिखा ही नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको पीरियड बता रहा हूं। अदरवाइज डोंट राइट पीरियड। वो पीरियड की बात आपके इंटरनल प्रमोशन के एग्जाम में आती है। जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे फ्रॉम स्केल 1 टू स्केल 2, फ्रॉम प्रोबेशनरी ऑफिसर टू डिप्टी मैनेजर, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि SMA 1 क्या है, SMA 0 क्या है, SMA 2 क्या है, D1 D2 D3 क्या है। अभी पीरियड पे ना जाएं। मुद्दे की बात समझ में आई क्या, वो बताओ। Yes, sir. यस सर। क्या था मुद्दा? मुद्दे की बात अगर समझ में आ गई तो मेरे को मुद्दा बताओ, क्या था मुद्दा जिसपे ये हम बात कर रहे हैं। मुझे यहां से 5 चीजें निकाल के आप में से कोई 5 आदमी दो, एक एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो बताओ। ये एनपीए होता क्या है, कब एनपीए हम बोलेंगे कि ये हमारा जो लोन है वो एनपीए हो गया, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीए का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ध्यान से सुने मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग ऑफ एसेट। ऑप्शन रहेगा आपके पास सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा रहेगा डाउटफुल एसेट, तीसरा रहेगा स्ट्रेस एसेट, चौथा रहेगा बैड लोन। आंसर क्या दीजिएगा? क्या बोला? स्ट्रेस एसेट। यहां पे कोई दिक्कत है?
लिखें पहली बात, लिखें एनपीए आर सच एसेट्स, NPAs are such assets where loan repayment is overdue, where loan repayment is overdue for more than कितना डेज 120 ना 90 कितना डेज, अरे कितना देर भाई 90 Yes, 90 90. days where repayment is overdue for more than the period of 90 days. NPA का फुल फॉर्म लिखा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखें assets can be classified into two parts. Assets can be classified into two parts. दो पार्ट में डिवाइड करें, एक में लिखें स्टैंडर्ड एसेट, दूसरे में लिखें नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेफ्ट हैंड साइड लिखें स्टैंडर्ड एसेट, राइट हैंड साइड लिखें नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट को दो पार्ट में क्लासिफाई कीजिए, स्टैंडर्ड एसेट को दो पार्ट में क्लासिफाई कीजिए, रेगुलर एसेट और दूसरा लिखिए स्ट्रेस एसेट, रेगुलर और दूसरा स्ट्रेस। रेगुलर के नीचे लिखें EMI on regular basis, EMI on regular basis। जिनको EMI का फुल फॉर्म नहीं मालूम था वो यहीं पे लिखिए इक्वेटेड, EQUATED, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। रेगुलर के नीचे लिखिए EMI on रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट लिखें स्ट्रेस एसेट में EMI is overdue, EMI is overdue from 1 to 90 days, EMI is overdue from 1 to 90 days। 1 से लेकर 90 दिनों तक आपने अगर 90 में दिन भी पैसे भरे हैं तो आपका अकाउंट NPA नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, आपने आज लोन लिया या आज आपका हफ्ता चला गया, आज से लेके 3 महीने तक भी आपने पैसे नहीं भरे हैं, ठीक 90 डेज में आपने अगर पैसे भरे हैं, फिर भी आपकी जो सिविल रिपोर्ट होगी उसमें आपका लोन NPA में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने 90 डेज में पैसे भर दिए। NPA क्या बोलता है कि अगर 90 दिन क्रॉस हो जाता है तो हम NPA में क्लासिफिकेशन लेंगे। तो आपका जो लोन है वो NPA में तो नहीं दिखेगा लेकिन स्ट्रेस एसेट में दिखेगा। स्ट्रेस एसेट, हम उस एसेट को कहते हैं जो स्टैंडर्ड है लेकिन EMI रेगुलर नहीं है। आ जाए NPA में। NPA को 3 पार्ट में क्लासिफाई कीजिए। एक पार्ट में लिखिए सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। दूसरे में लिखिए डाउटफुल एसेट और तीसरे में लिखिए लॉस या बैड एसेट। लॉस या बैड एसेट। किसी ने मेरे से पूछा था सर डेट बता दीजिए, तो उनके सांत्वना के लिए मैंने डेट लिख दिया है 91 to 2 years, 2 years to 3 years and 3 years and above। लेकिन ये कतई आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, इस कारण से इसको याद करने में
जो मूल बातें हैं वो भूल मत जाइएगा। चलो आगे। Yes. लिख लिया? देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर लोन बैड हो गया, मतलब हमको पूरा मालूम है कि आप कस्टमर जो है वो पैसा नहीं भरेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम बोलते हैं कि भाई कस्टमर अगर पैसा नहीं भरेगा तो वो हमारा क्या है, तो हमारा डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर है। और फर्दर हम डिफॉल्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक बोलते हैं कि उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं जान बूझ के पैसा नहीं भर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? क्या कहलाऊंगा मैं? willful default, बिल्कुल डिफॉल्टर। बिल्कुल मतलब क्या होता है, विजय माल्या के पास पैसा है लेकिन वो भरना नहीं चाह रहा है, तो विल का मतलब होता है चाहत। जो जानबूझ के ऐसा काम करता है उसको हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। और दूसरा क्या है कि जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है ना, मतलब एक्चुअली उस कस्टमर का दुकान था, दुकान क्या हो गया, आग लग गया, या खेती के लिए हमने किस्त दिया था, बाढ़ आ गया, या फिर बारिश बहुत हो गई, तो जेन्युइन प्रॉब्लम उसके पास है। तो डिफॉल्टर को भी हम दो चश्मे से देखते हैं। एक को हम बोलते हैं कि उसके घर पे हम जाते हैं तो बड़ा सा मकान है लेकिन उसका 3 लाख का कर्ज है, वो पैसा नहीं भर रहा है, मतलब पैसा है भरना नहीं चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड विलफुल। और दूसरा बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहता है, एक्चुअली में उसके पास पैसा नहीं है, जो हम उससे पैसा मांगने जाते हैं या हमारे रिकवरी वाले पैसा मांगने जाते हैं तो देख के ही पता चलता है कि कस्टमर किस टाइप का है, उसको हम बोलते हैं जेन्युइन कस्टमर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे उनको फैसिलिटी देते हैं कि साहब आप अगर पैसे नहीं भर रहे हैं तो ठीक है, 90,000 रुपया आपका ओवर ड्यू है या 5 लाख आपका ओवर ड्यू है, तो आप इसमें से प्रिंसिपल का अमाउंट भर दो, 1 लाख रुपए भर दो, 4 लाख रुपए हम छोड़ देंगे। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ओनली genuine customer. The facility is called OTS. The full form of OTS is one time settlement, one time settlement। और दूसरा विलफुल डिफॉल्टर के लिए हम बोलते हैं कि इसके हम कोई भी राहत नहीं देंगे, इसको ले चलो, किधर ले चलो? सिविल कोर्ट में ले चलो, वहां भी नहीं आ रहा है ये, इसको डीआरटी में ले चलो, वहां भी नहीं आ रहा है ये, जेल में, तो इसके ऊपर एक एक्ट लगा दो। उस एक्ट का नाम आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है, और उस एक्ट का नाम लिखा है मैंने सरफेसी एक्ट, SARSAESI, सिक्योरिटी सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बताऊंगा सरफेसी एक्ट क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ जाने कि जेन्युइन कस्टमर को हम बोलते हैं कि आ जाओ, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में भी आधा माफ करने के लिए तुम्हारा तैयार हैं, हमने प्रोविजन करके रखा है, लेकिन कुछ पैसा हमारे पास भर दो, हम आपका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वन टाइम सेटलमेंट। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर जिनके पास है उनको बोलते हैं कोर्ट में आओ, कोर्ट में नहीं आओगे तो हम कुर्की जब्ती करेंगे, जो आपने मॉर्गेज हाइपोथेकेशन हमारे पास गाड़ी या घर के रूप में रखा है उसको हम जब्त करेंगे। डीआरटी में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आओ, वहां पे जो कोर्ट आपको आदेश देगा वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट सरफेसी के एक्शन में आप पे लगाएंगे और ताला बंद करके हम वापस आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखें डिफॉल्टर क्लासिफिकेशन। डिफॉल्टर क्लासिफिकेशन दो पार्ट में तोड़े, एक में लिखें विलफुल, दूसरे में लिखें जेन्यून डिफॉल्टर। पहला में लिखिए विलफुल डिफॉल्टर, दूसरे में लिखिए जेन्यून डिफॉल्टर। उसके नीचे लिखें प्रोविजन अवेलेबल फॉर लोन सेटलमेंट, प्रोविजन अवेलेबल फॉर लोन सेटलमेंट, और उसमें विलफुल डिफॉल्टर के नीचे लिखिए सिविल कोड डीआरटी सरफेसी एक्ट, सिविल कोड डीआरटी सरफेसी एक्ट।
सिक्योरिटी सरफासी का फुल फॉर्म मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं, अपने बैंक के रिटायरमेंट तक इस फुल फॉर्म को भूलने का नहीं, और ये आपका पीछा भी छोड़ने वाला नहीं है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट, जोर जबरदस्ती से, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। किसी भी कंडीशन में सरफेसी का फुल फॉर्म नहीं भूलना है, और जब भी आज के बाद आप मुंह खोलेंगे सरफेसी के लिए तो उसके ईयर के साथ खोलिएगा। जैसे आपको जब चेक बताया था तो वहां बताया था कि सीटीएस, जब भी सीटीएस का नाम लेना है तो उसके ईयर के साथ लेना है 2010 ना, 2010 का। वैसे ही सरफेसी का जब भी आप नाम लीजिएगा तो उस ईयर के साथ नाम लीजिएगा जो ईयर मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं, 2002। द फुल फॉर्म ऑफ सरफेसी इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। डीआरटी का फुल फॉर्म लिखे हैं, डीआरटी स्टैंड फॉर डी फॉर डेप्ट मतलब उधार, आर फॉर उधार की रिकवरी, RECOVERY डेप्ट रिकवरी, और ये कोर्ट है, इसका आंसर ट्रिब्यूनल, TRIBUNAL ट्रिब्यूनल। द फुल फॉर्म ऑफ डीआरटी इज डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सरफेसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, enforcement of security interest। सर टीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल TRUBUNAL। आपसे पूछा जाता है इन सरफेसी R स्टैंड फॉर व्हाट, इन सरफेसी E स्टैंड फॉर व्हाट या I स्टैंड फॉर व्हाट। वहां पे आपको टिक मार्क करना पड़ेगा कि R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, R का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, R का मतलब रिकवरी भी नहीं है, R का मतलब रिकंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा आपको याद होना चाहिए उसका फुल फॉर्म, सिक्योरिटाइजेशन and reconstruction of financial assets, enforcement of security interest. This is सरफेसी। कब है सरफेसी? ये 2002। देखिए क्या होता था कि जब पैसे लोग नहीं भरते थे तो हम सिविल कोर्ट के पास जाते थे। सिविल कोर्ट में मामला चला गया, 45 साल का कस्टमर था, जब वो 60 साल का हो गया या ऊपर चला गया तब उस फैसले का रिजल्ट आता था। तो इस कंडीशन में लॉस किसका? तो लॉस बैंक का, अमूमन सरकार का हो रहा था। तो 2002 में ही इस एक्ट को पास किया गया, और इस एक्ट में ऐसे प्रावधान है जिस प्रावधान के अंदर बैंक बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के चीफ मैनेजर एंड स्केल 4 जिसको हम कहते हैं, चीफ मैनेजर एंड एबव के साइन से ही आपके रखे हुए अचल संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। अचल संपत्ति करने का मतलब जो मूवेबल ना हो, नॉन मूवेबल जो भी आपकी सिक्योरिटी है उसको बैंक जब्त कर सकती है। ऐसे पूरे अधिकार बैंक के पास दिए हुए हैं। सरफेसी में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट बैंक कैन टेक ओवर नॉन मूवेबल या नॉन मूवेबल एसेट। अदरवाइज बाकी चीजों के लिए तो हमें कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है, लेकिन आपने कोई ऐसी सिक्योरिटी बैंक को दे दी है, हम होम लोन लेना था तो हमने जमीन को मॉर्गेज कर दिया, चाहे वो इक्विटेबल मॉर्गेज करें या इंग्लिश मॉर्गेज करें, कोई भी मॉर्गेज हमने कर दिया,
अगर मॉर्गेज हमने कर दिया है तो उस मॉर्गेज पे बैंक का हक है जब तक आपने अपना पूरा ईएमआई पैसा भर नहीं दिया। लिखें 87-2002 में पहली बार, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, पहली लाइन लिखें, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन of court, bank can take over non-movable assets, that is called mortgage। और ये बताता हूं क्या है प्रावधान। नॉन मूवेबल एसेट में प्रॉपर्टी के अलावा क्या क्या आ सकता है? विद द साइन ऑफ, बताता हूं मैडम आपको क्वेश्चन का आंसर, विद द साइन ऑफ बैंक ऑफिशियल स्केल 4 एंड एबव, कम से कम स्केल 4 होना चाहिए, स्केल 4 एंड एबव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सरफेसी के नोटिस पे कौन साइन कर सकता है? ब्रांच मैनेजर साइन कर सकता है क्या? डिप्टी मैनेजर साइन कर सकता है क्या? असिस्टेंट मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट साइन कर सकता है क्या? नो, ओनली एंड ओनली स्केल 4 एंड एबव। स्केल 4 के ब्रैकेट में लिखिएगा चीफ मैनेजर। बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा हुआ है कि सरफेसी नोटिस पे कौन साइन करेगा। अगर स्केल में क्वेश्चन पूछा गया तो स्केल 4 एंड अबव विल राइट आंसर। अगर डेजिग्नेशन में पूछा गया तो आपके पास डेजिग्नेशन क्या क्या है? आप अगर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हैं, पीओ बनते हैं, तो आपकी जो स्केल है, आपको जो पोस्ट मिलता है वो पोस्ट कौन सा है? असिस्टेंट मैनेजर का है, स्केल 1। उसके बाद आप बनते हैं डिप्टी मैनेजर, कौन सा स्केल? 2। उसके बाद आप बनते हैं मैनेजर, स्केल कौन सा? 3। इसके बाद आप बनते हैं चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर स्केल कौन सा? 4। यहां से प्रमोशन अगर हो गया तो आप बनेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम, स्केल कौन सा? 5। फिर बनेंगे आप डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर बनेंगे आप जीएम, कितना स्केल? तो 7। फिर बनेंगे आप सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर, स्केल 8। फिर अगर आप जिंदा अगर रह गए तो एमडी, और उसके ऊपर बन गए तो चेयरमैन। अगर जिंदा रह गए और सब चीज बराबर रहा तो ये आपकी हायरार्की है। सर एक हायरार्की क्वेश्चन में, पूछो। इस हायरार्की में क्लर्क कहीं भी शामिल नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्केल है वो कोई भी स्केल नहीं है, 0 स्केल है। बोलो आप कौन से पोस्ट पे होते हैं? हाँ? अरे मैं बहुत आप छोटा कौन से इंसान हूँ स्किल? यार। हाँ? सर बता मैं दो बहुत सर, छोटा इंसान पहले हूँ। से नहीं, हाँ? तो बहुत पहले से बताया नहीं आपने कभी। देखो स्केल जान के क्या करना है, बस बैंक में हूँ, काम चल जाता है, बैंक जो रूखा सूखा देती है उतना कमा लेता हूँ, उतना खा लेता हूँ। लेकिन आप अगर एसबीआई में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात, चाहे ट्रेनिंग सेंटर में हो या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांच में आपसे मुलाकात हो जाएगी। अभी सरकारी के नोटिस पे साइन करने का राइट मेरे पास नहीं है। चलो इसको मत लिख लेना, ये आपके किसी काम का नहीं है। ये जो मैंने स्केल लिखा है ना, ये आपके किसी काम की अभी नहीं है। सर लिखने दीजिए ना, लिखने दीजिए ना। लिखिए लिखिए लिखिए। मुझे मालूम है ये सरकारी को छोड़ के इसका पोस्ट ही लिखने लगेंगे कि मुझे किस पोस्ट पे पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे उल्टा एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि चेयरमैन से लेके आप उल्टा आ सकते हैं, इधर से लेके जाना पड़ेगा यहाँ तक। किसी को दिक्कत आ रही है पूछने का, चुपचाप सूंघने का नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस सुनते रहने का कि सर क्या बोल रहे हैं। क्या लिखा है किसने? मिनिमम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, क्या है ये? 0%, मिनिमम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स।
मुद्दे की बात ये है कि बैंक एसेट एंड लायबिलिटी को हमेशा मेंटेन रखती है। अरे ये कौन सा मुद्दा हो गया, मुझे बताओ, किसने लिखा है, किस क्वेश्चन का आंसर है? सर वो आपने पूछा था ना बैंक में, मतलब मेन क्या ये रहता है, उसके ऊपर लिखा था। अच्छा, आपने लिखा था क्या? यस सर। लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या है मुद्दा। सर वही मतलब बैंक का मेन फंक्शंस क्या रहता है कि मतलब मैक्सिमम डिपॉजिट करना और ज्यादा से ज्यादा अच्छा लोन अच्छा, देना। ओके ओके ओके, गुड गुड मेन गुड गुड, फंक्शन। ठीक है। चलो हटाओ क्या इसको, हटाओ सर क्या? तो सर स्क्रीन नहीं वीडियो दिख में दिख रहा है। कौन सा रामायण? अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर सर। नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है प्रॉपर्टी के एक अलावा? मिनट बताता हूँ मैडम, आपने क्वेश्चन पूछा है, याद है मुझे, बताता हूँ मैं। थोड़ा सा धीरे रखा, अभी दिख रहा है? हाँ सर। देखो मेरी राइटिंग जो है ऐसे ही है, इसी में आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। बार बार मेरे नो को सर। पूछो तो क्या लिखा है, विजिबल है ना? हाँ सर दिख रहा है मेरे को। चलो ठीक है, गुड। इतना देर नहीं लगाने का, इतना देर में तो पूरी बैंकिंग खत्म हो जाएगी यार। इतना देर लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक छोटा सा डेफिनेशन है, देखो अभी यहाँ पे एक टर्म आया है, उस टर्म का नाम है सिक्योरिटी। बैंक कोई भी लोन देती है तो अपने पास कुछ न कुछ सिक्योरिटी रख के लोन देती है, अनटिल कि लोन जो सैंक्शन हुआ है वो किसी गवर्नमेंट स्कीम या किसी डेली बेसिस के आधार पर सैंक्शन नहीं हुआ है। अगर हमने मुद्रा दिया है तो फिर हम कोई भी सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये नियम है। लेकिन अगर बैंक ने कोई लोन दिया है तो बैंक अपने पास सिक्योरिटी रखती है। उस सिक्योरिटी में दो टाइप के सिक्योरिटी होते हैं। एक वैसी सिक्योरिटी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम सकती है, मूव कर सकती है, मूवेबल एसेट है ना। और दूसरी एसेट ऐसी सिक्योरिटी जो मूव नहीं कर सकती है, नॉन मूवेबल एसेट। इसको समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक मिनट रुको, मूवेबल और नॉन मूवेबल। अभी नॉन मूवेबल पहले जाने कि नॉन मूवेबल क्या होता है। तो नॉन मूवेबल होता है कि वैसा सिक्योरिटी जो मूव नहीं करेगा। उसमें क्या आएगा? लैंड आएगा, या फिर क्या आएगा, आपकी प्रॉपर्टी आएगी, या आपका घर बना हुआ है, फ्लैट बने हुए हैं, लैंड है, कोई इमारत है। तो वो यही सिर्फ दो ऐसी सिक्योरिटी है जो नॉन मूवेबल के अंदर आती है। इसको छोड़ दें तो बाकी का सब मूवेबल के अंदर आता है ना। चाहे वो बैंक ने गाड़ी दिया है तो गाड़ी भी मूवेबल है ना। अभी उस सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं, जो नाम है सिक्योरिटी का, वो नाम क्या है? तो नाम सिक्योरिटी के जो नाम है वो आप जाने कि मूवेबल के अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी आते हैं। एक को हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन, मैं पूरी बात बताता हूं फिर मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा, अभी क्वेश्चन मत पूछिए। हाइपोथिकेशन। दूसरे को हम बोलते हैं प्लेज। तीसरे को हम बोलते हैं लीन। चौथे को हम बोलते हैं असाइनमेंट। और नॉन मूवेबल के अंदर बैंक जो अपने पास सिक्योरिटी रखती है, उस सिक्योरिटी का सिर्फ एक ही नाम है। उस नाम को हमने बताया, क्या नाम रखा हमने? मॉर्गेज। तो अगर मॉर्गेज होगा, किस चीज का होगा मॉर्गेज?
चाहे तो आपकी जमीन का होगा, चाहे तो आपके मकान का होगा, जो मूव नहीं कर सकती है। कि आप यहाँ पे मुंबई में है, कल को होकर कोई कोर्ट केस आया तो अपने मकान को लेके तो आप कहीं जा नहीं सकते गुजरात में, तो वहां पे मॉर्गेज होगा वो। लेकिन बैंक ने आपको गाड़ी दे दिया, बैंक ने आपको कार लोन दिया है, तो कार मूवेबल है, लेकिन वो कार बैंक की है, तो वो कार क्या रहेगी? हाइपोथिकेशन रहेगी। आपने बैंक में सोना रख के, गोल्ड रख के पैसा ले लिया, तो वो क्या है? वो प्लेज है। आपने क्या किया? तो आपने किसी एफडी के अगेंस्ट लोन ले लिया, तो एफडी तो मूव कर सकती है, लेकिन वो क्या है? एफडी क्या हो जाएगी? लीन हो जाएगी। जब तक आप उस पैसे को भरेंगे नहीं, तब तक वो एफडी टूटेगा नहीं। जब तक आप उस सोने का लोन को भरेंगे नहीं, तब तक आपको फिर से वो जो सोना बैंक को आपने दिया था वो आपको मिलेगा नहीं। जब तक आपने कार लोन का पूरा ईएमआई नहीं भरा, तब तक उस कार की जो आरसी बुक है उसमें दिखेगा हाइपोथिकेशन अंडर बैंक ऑफ इंडिया। तो आप अगर चाहेंगे भी कार दूसरे को बेचना, जैसे ही वो बेचने के लिए आप आरटीओ ऑफिस में जाएंगे, आरटीओ ऑफिस वाले बोलेंगे कि भाई साहब इसका आप जरा नो ड्यूज लेके आइए बैंक में, बैंक आपको नो ड्यूज देंगे ही नहीं, आप कार दूसरे को रीसेल कर ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब वो कार किसकी रहेगी? तो हमेशा हमेशा बैंक की रहेगी। आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, उस इंश्योरेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं, वो जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो असाइन रहेगी, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो ये मूवेबल है और इनके ये 4 नाम हैं। ये मूवेबल नहीं है, उसका एक ही नाम है, उस नाम को हम बोलते हैं मॉर्गेज। किसी ने पूछा था कि सर मॉर्गेज में क्या क्या चीज हम रख सकते हैं? सिर्फ 2 ही चीज रख सकते हैं, एक लैंड और दूसरा बिल्डिंग या प्रॉपर्टी या फ्लैट या होम या हाउस या विला, जो भी आप कह सकते हैं। अभी समझ में आया? हाँ समझ में तो पूरी तरह नहीं आया होगा, लेकिन बाकी लोग के लोग बोल नहीं रहे हैं। इतना आसान सा कंसेप्ट है नहीं, जितना आसान ये दिख रहा है आपके बोर्ड पे। क्या हुआ? सर ये नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। फिर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सर ये जो है ना हाइपोथिकेशन प्लीज, वो 4 नहीं समझा, वो फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके। अभी आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले जानते हैं, फिर उसके कंसेप्ट को हम जानेंगे। अभी तक जो भी मैंने बात इसके अंदर बताई है वो सारी की सारी बात बकवास है। आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लोन सिक्योरिटी फॉर बैंक। इस 5 को छोड़ के छठा जो भी आपके पेपर में आपको दिखेगा वो कोई भी लोन सिक्योरिटी नहीं है ना? सिर्फ यही 5 लोन सिक्योरिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपोथिकेशन टू प्लेस, लीन, असाइनमेंट, फ्रॉम द साइड ऑफ मूवेबल एंड फ्रॉम द साइड ऑफ नॉन मूवेबल only and only security is available for bank, that is called mortgage. अभी किसी ने पूछा कि सर हाइपोथिकेशन नहीं समझा। हाइपोथिकेशन का मतलब समझिए, बैंक ने जो पैसा दिया उस पैसे का जो एसेट आपने बनाया है वो हाइपोथिकेशन होगा। फिर से बोलता हूं, बैंक ने मेरे को दुकान खोलने के लिए 2 लाख रुपए मुद्रा में दिया, तो मेरा जो दुकान के अंदर का स्टॉक है वो हाइपोथिकेशन होगा। मतलब उस स्टॉक का मालिक मैं नहीं हूं, मेरे दुकान के अंदर है, लेकिन उस स्टॉक का मालिक कौन है? बैंक है। मेरे को बैंक ने कार खरीदने के लिए कार लोन फाइनेंस किया 10 लाख रुपए का होंडा सिटी के लिए, तो वो जो कार है वो हाइपोथिकेशन में रहेगी, क्योंकि मैंने उस पैसे का यूटिलाइजेशन उसी चीज के लिए किया है जिस चीज के लिए बैंक ने मुझे फाइनेंस किया, तो वो हाइपोथिकेशन रहेगा। लेकिन मैंने घर को खरीदने के लिए दूसरी घर को दिखाया कि मेरे पास ये एडिशनल सिक्योरिटी है, इसको देख के मुझे दो। जो पैसा बैंक ने दिया उस पैसे को छोड़ के मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बैंक को दिखाया, तो वो जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज रहेगी। अभी कुछ समझ में आ रहा है? हाँ Yes, सर। नो अरे सर। सो गया क्या घाटकोपर वाले? यस सर समझा। घाटकोपर, मीरा रोड, दादर, डोंबिवली, थाने, बोरीवली, जगो। सर एक जो प्लेज ये नेम लगता और है यार असाइनमेंट बोला है ना आपने, वो टॉपिक है, मैंने पहले ही बोला
कि मैं जब भी पढ़ाने की शुरुआत करता हूं तो बताता हूं कि इस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं बोला कि इस टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज मैंने टॉपिक शुरुआत करने से ही पहले बोला था कि इस टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप जान लीजिए। और अगर इंपॉर्टेंस है तो थोड़ा सा टॉपिक में तो थोड़ी सी लेवल तो रहेगी ही, उस लेवल को आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और एक्सेप्ट तभी कर सकते हैं जब इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब 10 कंफ्यूजन मेरे से आप दूर कीजिएगा, नहीं तो वो वैसे ही रहेगा। इस टॉपिक में टफनेस है, चीजें थोड़ी सी अटपटी है, चीजें थोड़ी सी नई है, नाम थोड़ा सा नया है, ये आपसे पूरी तरह फैमिलियर नहीं है, तो पूछो ना मेरे से, क्यों नहीं पूछते हो? किस चीज का हिचक है भाई? मैं कौन सा आपको खा जाने वाला हूँ? सर ये वाला सिक्योरिटी वाला कुछ समझा नहीं है, हाइपोथेकेशन, प्लेस, लीन और असाइनमेंट। ओके, दूसरा कोई और क्वेश्चन पूछो। आप ही क्वेश्चन मैं समझ गया, कोई और किसी के पास क्या कंफ्यूजन है? सर असाइनमेंट मतलब क्या होता है? ओके ठीक है, तीसरा क्वेश्चन किसके पास है? सबका क्वेश्चन मुझे याद रहता है, बोलो। बस 2 क्वेश्चन, हाइपोथेकेशन और असाइनमेंट। प्लेज में सर वो गोल्ड के लिए लोन देते हैं या फिर गोल्ड को बैंक के पास सिक्योरिटी दे? गोल्ड के लिए लोन लोगे और तनिष्क में जाके गोल्ड खरीद के तुम भाग जाओगे गुजरात, तो बैंक क्लियर खोजेगा तुमको? मुथूट फाइनेंस का नाम सुना है? बैंक गोल्ड वगैरह खरीदने के लिए लोन नहीं देती है दादा, कि हमें जाना है और बाला खरीदना है, कंगन खरीदना है, इसके लिए कोई भी गोल्ड लोन नहीं। गोल्ड लोन का मतलब है कि आपके घर में जो वैसे आभूषण, वैसे ऑर्नामेंट जिसका यूज आप नहीं कर रहे हैं, उसको मेरे पास रखिए। मैं इसके ऊपर आपको, अगर सपोज जो बैंक का वैल्यूअर है वो ये बोलता है कि ये 24-22 कैरेट का सोना है और इसका आज के दिन में वैल्यूएशन 5 लाख है, तो हम उस 5 लाख को फाइनेंस नहीं करेंगे, बट उस 5 लाख का 80% फाइनेंस 4 लाख तक आपको पैसा दे देंगे। और जिस दिन 4 लाख प्लस इंटरेस्ट आप मुझे वापस कीजिएगा, उस दिन आपका जो ऑर्नामेंट था पूरी तरह सुरक्षित आपको वापस कर दिया जाएगी। दिस इज कॉल्ड गोल्ड लोन। और जो गोल्ड हम रख लेते हैं, जो गोल्ड बैंक रख लेती है, उस रखाव को हम बोलते हैं प्लेज। समझ में आया क्या? सर रिपीट कर रहा है सर। क्या हो गया? रिपीट कर रहा है। गोल्ड को बैंक में रख के उसके वैल्यूएशन का जो पैसा बैंक आपको देगी, उस रखने के तरीके को हम बोलते हैं प्लेज। उस सिक्योरिटी को हम बोलते हैं जो बैंक ने अपने पास रख लिया सिक्योरिटी के रूप में, दैट इज कॉल्ड प्लेज। सीधी सी बात है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आप फोकस में आज पढ़ रहे हैं, तो फोकस वालों ने बोला क्या कि आप 4 महीने कोर्स कंप्लीट कर लीजिए फिर आप पैसा दीजिएगा, ऐसा कभी बोला क्या आपको? नहीं, पहले पैसा लिया। पहले क्या लिया? पैसा लिया ना? ऐसा अपने पास सिक्योरिटी ले लिया कि भाई आप पैसा हमारे पास सिक्योरिटी के रूप में डाल दो, आप आओ, वेल एंड गुड। 4 महीने की जगह आप 4 साल पढ़ो, लेकिन आप सिक्योरिटी हमारे पास रखो। नहीं तो आप 4 महीने पढ़ने के बाद आप हमें मिलोगे नहीं, हम आपको ढूंढेंगे कहाँ पे, तो हमारा तो वो वेस्टेज है ना। इसका दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो बैंक आपको लोन देती है तो अपने पास कुछ सिक्योरिटी रखती है, सो दैट अगर आप पैसे नहीं भर पाते हैं तो उस सिक्योरिटी को हम मार्केट में जाके हम नीलाम करके अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को वसूल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है? 5। एक जो मूव नहीं कर सकती वैसे सिक्योरिटी, इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। सिक्योरिटी का नाम है मॉर्गेज। जैसे आपके लिए जो फी है वो सिक्योरिटी है, तो आपकी जो सिक्योरिटी है उसका नाम है फी। वैसे ही बैंक की जो सिक्योरिटी है उसका नाम है मॉर्गेज, उसका नाम है हाइपोथेकेशन, उसका नाम है असाइनमेंट, उसका नाम है लीन, उसका नाम है प्लेज। समझ गया सर, इजी है एकदम। इजी तो बहुत है, वो तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत इजी है, इस तरह से बाकी की जनता खामोश हो चुकी है। असाइनमेंट समझे, किसी ने पूछा कि सर असाइनमेंट क्या होता है? LIC की मेरी 10 लाख की पॉलिसी है, उस 10 लाख का आज हम उसको अगर सेल करेंगे तो जो उसका मार्केट वैल्यू है आज कितने का है, जो सिलेंडर वैल्यू है वो आज कितने का है, तो आज है उसका 5 लाख का। तो 5 लाख का 80% हम फाइनेंस कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपकी उस पॉलिसी को हम LIC को भेजेंगे
कि ये जो पॉलिसी है इसको आप असाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया के नाम से करें, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। ऐसा नहीं कि आपने पॉलिसी दिखा के बैंक से तो लोन ले लिया, LIC में आप गए, आपने बोला कि मेरा पॉलिसी खो गया है, मुझे रीप्रिंट दे दीजिए, और बाद में आपने उसको तोड़ दिया, लॉस किसका? बैंक का। इस कारण से पहले ही पॉलिसी को हम असाइन करवा लेते हैं बैंक के फेवर में, सो दैट आपके फेवर में रहेगा ही नहीं। जैसे आज मैं अपना LIC पॉलिसी लूंगा तो मेरा असाइनमेंट रहेगा, मेरा नाम रहेगा उस LIC के ऊपर पे, लेकिन अगर मेरा नाम हट के किसी बैंक का नाम आ जाएगा तो LIC पैसा बैंक को ही देगी, और वो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। असाइन हमने कर दिया है बैंक के नाम पे तो असाइनमेंट हो गया। मैच्योरिटी कभी का भी रहेगा तो भी चलेगा? मैच्योरिटी कभी का भी रहेगा, उसकी जो सरेंडर वैल्यू रहती है उस पर बैंक फाइनेंस करती है कि नहीं? हाँ। किसी ने पूछा हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन होता है, मैंने पहले ही बार में बताया कि बैंक के दिए हुए पैसे से जो एसेट क्रिएट किया गया है, बैंक के दिए हुए पैसे से जो एसेट क्रिएट किया गया है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। तो कार लोन का जो आरसी है वो भी हाइपोथिकेशन रहेगा किसी बैंक के पास। आपके गन्ना के लिए लोन दिया, किसी से लोन दिया, तो आपकी जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो हाइपोथिकेशन रहेगी किसी बैंक के पास। आपको दुकान के लिए अगर हमने सीसी दिया है, कैश क्रेडिट दिया है, तो आपका जो स्टॉक है वो भी हाइपोथिकेटेड रहेगा किसी बैंक के पास। दिस इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। सर आया क्या समझ में? पहले लिखे लोन सिक्योरिटी, इसको लिखे पहले लोन सिक्योरिटी, और दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, मूवेबल और नॉन मूवेबल एसेट। और यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम लिखिए हाइपोथिकेशन, प्लेज, लीन, असाइनमेंट, और यहाँ पे लिखिए सिर्फ मॉर्गेज। एग्जाम्पल ऑफ लोन लिख लीजिए, कार लोन, कार लोन, मुद्रा। मुद्रा लोन कितने रुपए तक का देते हैं? मुद्रा लोन कितने रुपए तक का देते हैं? सर वो 80%। 10 लाख। 10 लाख कितने सेगमेंट के अंदर? कौन कौन सा सेगमेंट है मुद्रा लोन का? शिशु, किशोर, तरुण। हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोलो, ये बोलो। शिशु, किशोर, तरुण। वेरी गुड। कितने कितने रुपए का शिशु किशोर है? 60,000 तक है शिशु। 50,000 रुपए तक शिशु, 5 लाख रुपए तक किशोर, और 10 लाख रुपए तक तरुण। जो मैक्सिमम फैसिलिटी मिलता है मुद्रा में वो 10 लाख। चलो यहाँ पे लिखे हाइपोथिकेशन, एग्जाम्पल लिखे कार लोन। एक मिनट, हाइपोथिकेशन का एग्जाम्पल लिखे कार लोन, मुद्रा लोन। प्लेस का एग्जाम्पल लिखे गोल्ड लोन। लीन का एग्जाम्पल लिखे डिमांड लोन स्लैश लोन अगेंस्ट FD। और असाइनमेंट का एग्जाम्पल लिखे लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। सर हम्म, सर होम लोन जब हम लेते हैं तो वो फ्लैट हाइपोथिकेशन होगा या मॉर्गेज होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि वो जो फ्लैट है वो मूवेबल है या नॉन मूवेबल है, इतना ही बताओ मेरे को, बाकी नहीं। नॉन मूवेबल है। अब मुझे बताओ कि वो हाइपोथिकेशन होगा कि मॉर्गेज होगा? मॉर्गेज होना चाहिए, पर आपने बोला ना होना कि क्यों चाहिए? बैंक के दिए हुए पैसे से अगर आप कोई एसेट बना रहे हैं तो वो हाइपोथिकेशन होगी। लेकिन आप बोलेंगे कि सर हम तो बैंक के दिए हुए पैसे से हमने फ्लैट बना दिया, लेकिन वो फ्लैट घूम सकता है या नहीं घूम सकता है? तो अगर नहीं घूम सकता है तो इधर क्या हमने हाइपोथिकेशन लिखा है? नो सर। फिर वैसी वैसी चल संपत्ति जो मूव कर सकती है वो आप बना रहे हैं तो हाइपोथिकेशन होगा। वैसी अचल संपत्ति जो आप बना रहे हैं वो क्या होगा? मॉर्गेज। हो गया, काम खत्म। आपके ही आंसर से आपका आंसर मिल गया।
होम लोन, इंडस्ट्री लोन, हटाओ। Yes. दो मार्क्स क्वेश्चन आपके आज के टॉपिक से पूछे जाएंगे, चाहे वो क्लर्कल एग्जामिनेशन हो, प्रोफेशनल ऑफिसर एग्जामिनेशन हो। ध्यान से सुनेंगे हर एक बात। सरफेसी से क्वेश्चन ना पूछा जाए, संभवतः ऐसा एग्जाम बहुत कम देखने को मिला है, बहुत कम, कि सरफेसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। इस तरह से सरफेसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है सर आवाज नहीं कि आ रहा। सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है, सरफेसी कब आया, सरफेसी में आर क्या होता है, सरफेसी में कौन से आपके सिक्योरिटी इन्वॉल्व होते हैं। देखिए दो नाम मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, कौन कौन सा, सिविल कोर्ट एंड डीआरटी। सिविल कोर्ट में जो केस रजिस्टर होगा उसका फी कितना है, नील। सिर्फ उतना ही बात जाने जितना आपके एग्जाम से पूछा जाएगा। फी कितना होगा सिविल कोर्ट के लिए, नील। और सिविल कोर्ट में सिर्फ उतने ही अमाउंट तक का केस आप ले जा सकते हैं जो अमाउंट आपका कितने से कम होना चाहिए, 20 लाख एंड बिलो। 20 लाख एंड बिलो का अगर आउटस्टैंडिंग है तो ही आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। अगर 20 लाख एंड एबव का आउटस्टैंडिंग है तो फिर आप जहां जा सकते हैं उसका नाम है डीआरटी। डीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। 12,000 से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख तक का फी है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ये याद रखेंगे कि डीआरटी में फी कितना लगता है, तो मिनिमम 12,000 है, मैक्सिमम 1.5 लाख है। सिविल कोर्ट के लिए फी कितना लगता है, तो नहीं लगता है। डीआरटी में अगर 5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है तो जा सकते हैं क्या, नहीं। डीआरटी में मिनिमम आउटस्टैंडिंग 20 लाख होना चाहिए एंड अबव। सिविल कोर्ट में मिनिमम 20 लाख एंड बिलो होना चाहिए। लिखे सिविल कोर्ट, एग्जैक्ट 20 लाख रहेगा तो दोनों में जा सकते हैं सर। 20 लाख रहेगा तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, 20 लाख एंड एबव रहेगा तो आप डीआरटी में जा सकते हैं। ठीक है, लिखे सिविल कोर्ट, लिखे फाइनेंशियल केसेस वेयर आउटस्टैंडिंग इज, फाइनेंशियल केसेस वेयर आउटस्टैंडिंग इज 20 लाख एंड बिलो। देखो यहाँ पे बोला मैंने 20 लाख एंड बिलो, इसका मतलब 20 लाख यहीं पे इन्वॉल्व हो गया। फाइनेंशियल केसेस वेयर आउटस्टैंडिंग इज 20 लाख एंड बिलो can be produced under civil court, can be produced under civil court. Next point लिखें, there is no fee, there is no fee for registering a case, there is no fee for registering a case into civil court. There is no fee for registering a case into civil court. Next लिखें if next लिखें DRT, next लिखें DRT, full form debt recovery tribunal, full form debt recovery tribunal। लिखें where outstanding is more than 20 lakh, where outstanding is more than 20 lakh, such financial cases can be registered, such financial cases can be registered। For applying a case under DRT, for applying a case under DRT, minimum fee starts from 12,000 up to 1.5 lakh. Minimum fee starts from 12,000 up to 1.5 lakh।
सर फॉर अप्लाइंग से फिर से बोलिए ना। बताइए ना क्या लिखा आपने, क्या लिखा बताओ। Where outstanding is more than 20 lakhs, such financial cases are registered. Such financial Or cases can be applying- registered under DRT. नेक्स्ट लिखे हैं इसी में, fee for registering a case under DRT starts from 12,000 to 1.5 lakh. Starts from 12,000 to 1.5 lakh. अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, जब ध्यान से सोच के उसका आंसर दीजिएगा। बैंक में हमने एक चेक ड्रॉप किया और उस चेक की क्लियरिंग 10 दिनों के बाद हुई, हम अपनी कंप्लेन कहां करेंगे? हम बैंक में अकाउंट खोलने गए, बैंक ने हमारा अकाउंट खोलने से मना कर दिया, हम अपना कंप्लेन कहां करेंगे? ओम्बुड्समैन। डायरेक्ट एम्बुड्समेंट में कर सकते हैं? नहीं। लेटर लिखेंगे, ये 30 डेज का वेट करेंगे उसके बाद। वेरी गुड, दिस टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बैंक को पहले लिखित एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन पे उनका रिसीविंग लेना पड़ेगा। जिस दिन से आपने रिसीविंग लिया है उस दिन के 30 दिनों के बाद ही आप उस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो ना सिविल कोर्ट होगी ना डीआरटी कोर्ट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 2006 में शुरू की हुई 1995 के अधिनियम के आधारित बैंकिंग अम्बुड्समेंट होगी। बैंकिंग अम्बुड्समेंट में अब जो हम अपना कंप्लेन रजिस्टर करेंगे उसके लिए 1000 रुपए का फी है, सही या गलत? फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा आंसर आना चाहिए भाई, वेरी गुड। अभी मेरे को ये बताओ कि आपके यहाँ पेपर आता है, किसी के यहाँ तो आता होगा न्यूज़पेपर या नहीं आता है? सबके यहाँ यूट्यूब भी चलता है, आता है। उस न्यूज़पेपर को 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आप क्या करते हो? रद्दी में दे। हाँ? अरे बोलो ना भाई। रद्दी वाले को देते। रद्दी वाले को देते हैं। रद्दी वाले कितना रुपए किलो लेता है? 4 रुपए 10, 5 किलो 4 रुपए किलो देता है। तो वो जो 5 किलो आप बेचते हो उसे 20 रुपया मिलता है, उसे क्या करते हो? जेब में रख दे। क्या करते हो? जेब में रख दे। उसका तो बड़ा पाव खा जाते हैं। 20 रुपए में क्या घर चलाएगी? सुनो अभी, अगर 20 लाख का बैंक का लोन है, बैंक के ऑडिटर ने कह दिया है कि ये आपका लॉस एसेट है, बैंक ने तमाम जो भी लगाना था बैंक को लगाया, लेकिन ये रिकवरी बैंक के पास नहीं आ रही है, तो बैंक के लिए दिस इज ए टाइप ऑफ रद्दी। जो पेपर उसके पास था और उसने बेच दिया 2 महीने के बाद, तो बैंक भी क्या करती है, तो एनपीए अकाउंट को बेच देती है। क्या बोला मैंने? सर नहीं समझा। बैंक का लोन जो एनपीए होता है, उस एनपीए को बैंक बेचती है। अभी समझ में आया इस लाइन को? समझ में आया क्या? बैंक अपने एनपीए अकाउंट मतलब लॉस एसेट अकाउंट को बेच देती है। हाँ, अगर 20 लाख का उसका लोन है, तो मैं अगर परचेज करूंगा तो मैं उस बैंक को बोलता हूं कि भाई आपका ये 20 लाख का लोन है, मुझे 12 लाख में आप दे दो। अगर ये बैंक को लगेगा कि ठीक है कि मेरा तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लीन हो रहा है, मेरे को तो ऐसा नहीं दिखाना पड़ेगा अपने शेयर स्टेक होल्डर को कि मेरे पास 20% का एनपीए है, नहीं तो फिर मेरे पास वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे।
तो बैंक अपने एनपीए को रिड्यूस करने के लिए काम करती है। अगर एनपीए रिड्यूस नहीं हुआ तो कोई बैंक पैसा लगाएगा ही नहीं। समझ में आया कि इसको एक दिन तो बैंक ये दिवालिया होने ही जाएगी। तो बैंक अपने एनपीए को, वैसी एनपीए जो बहुत ज्यादा सख्त है, पैसा किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है, उसको एक थर्ड पार्टी को बेच देती है। और उस थर्ड पार्टी का नाम क्या है? उस थर्ड पार्टी का नाम है ARC। द फुल फॉर्म ऑफ ARC इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये आरबीआई के पास रजिस्टर्ड कंपनियां होती है। ऐसा नहीं कि हम बैंक में गए, हम बैंक में बोलेंगे 4-5 अकाउंट हमें दे दो इस भाव में, ऐसा नहीं होगा। वैसी कंपनी जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड हो, उसी कंपनी के पास ये राइट है कि वो अदर बैंक के, अदर कमर्शियल बैंक के लॉस एसेट को परचेज कर सकती है। तो परचेज करने के लिए, परचेज करने से क्या हुआ कि ARC 12 लाख में परचेज किया था, अपने एजेंट को भेजेगी बंदूक पिस्तौल लेके और वो वसूली कर लेगी उस कस्टमर से 15 लाख रुपए का। जहां पे एक बैंक 20 लाख रुपए वसूली नहीं कर पा रहा था, वहां पे इसने 3 लाख रुपए का क्या कर लिया, तो अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया। इसका ये फायदा हुआ कि इसका बुक्स ऑफ द अकाउंट क्लीन हो गया और 12 लाख इसके पास इंस्टेंट आ गए। जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था उसकी जगह इसको 12 लाख रुपए आए, इसको भी 3 लाख रुपए आए, दोनों विन विन में रह गया। इस कारण से आरबीआई ने इस मुहिम की शुरुआत की और इस मुहिम का ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के प्रोबेशनरी ऑफिसर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया कि ARC का फुल फॉर्म बताइए एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ARC, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंपनी टू बी रजिस्टर्ड एज ARC। इतनी ही बात आपको जानना है कि ARC का फुल फॉर्म होता है एसेट को रिकंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, द फर्स्ट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर ARC वाज ARCIL, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। वो पहली ARC थी जो, वो पहली ARC है जिसको हमने आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड किया है। लिखें ARC। सर अभी बहुत सारी क्या, 1-2 बताओ ना कोई। पहले लिखो ARC, फिर बताता हूँ। फुल फॉर्म लिखे ARC का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। लिखिए ARC का क्या काम है, लिखें ARC परचेज, ARC परचेज बैड लोन, ARC परचेज बैड लोन / लॉस एसेट, ARC परचेज बैड लोन / लॉस एसेट फ्रॉम अदर बैंक, Next point लिखें, the first company registered as ARC, the first company registered as ARC, the first company registered as ARC was, सबसे ऊपर में नाम लिखा है मैंने, was ARCIL, ARC, तो आप पूरा नाम लिखिएगा ARCIL। फुल फॉर्म लिखें, आसिर का पूरा नाम, आसिर का पूरा नाम लिखें, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई? कुछ नहीं सर, मतलब कैसे और वो कंपनी कौन सी है ARCL को जोड़ आइए। अभी समझ में आ गया आपका कंफ्यूजन? हाँ ओके, देखिए मैंने ये घर परचेज किया, मेरे पास इसके ओरिजिनल सेल डीड थे, जो खरीदी खत आप कहते हैं। उस खरीदी खत को मैंने बैंक को दे दिया और बोला कि ये आप अपने पास रखो और मुझे इस पे आप लोन दे दो। बैंक ने भी मुझे लोन दे दिया।
मैं दूसरे दिन फिर से गया आपके इसमें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला कि मेरा इसका ओरिजिनल सेल डीड गुम हो गया है, मुझे एक रिकॉपी आप इसका ओरिजिनल सेल डीड दे दो। वहां भी कुछ पैसा दिया, कुछ खिलाया पिलाया, वहां से भी मुझे क्या मिल गया कि फिर से एक ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल सेल डीड मिल गए। फिर से उसी सेल डीड की लेके मैंने बैंक ऑफ इंडिया से भी क्या कर दिया, तो लोन ले लिया इसी फ्लैट पे। इस फ्लैट को ऑलरेडी मैंने दिखा के HDFC बैंक से लोन लिया हुआ था, और इसी फ्लैट को दिखा के मैं दूसरी बैंक से भी लोन ले रहा हूं। ये चलता है क्या? नहीं सर। नहीं। ये फ्रॉड है ना? यस सर। मतलब एक एसेट पे दो बैंक के चार्ज, अगर मैं विजय माल्या की तरफ भाग गया तब तो ये दोनों बैंक आपस में लड़ते रहेंगे कि भाई ये तो हमारा चार्ज है इस पे, ये तो बोलेगा हमारा हमारा ये एसेट है। तो फिर आखिर उस दोनों बैंक में कौन सा बैंक इस घर के अंदर आएगा, ये आप बताएंगे। फर्स्ट जो लिया था, जहां से पहले लिया था। ठीक है, नहीं मालूम होगा, कोई बात नहीं। ऐसा बहुत सारा केस पहले हुआ करता था, यहाँ पे एक एसेट पे मल्टीपल चार्ज हो जाते थे। मतलब कस्टमर अगर फ्रॉड है तो उसको तो क्या 20 लाख का प्रॉपर्टी को दिखा के अगर एक जगह से 15 लाख, दूसरी जगह से 10 लाख, तीसरी जगह से 20 लाख मिलता है, तो वो तो 20 लाख के प्रॉपर्टी को दिखा के मार्केट से 7 लाख रुपया ले लिया, चल दिया कहीं और। फिर से वो उसने ये काम किया। यहाँ पे तीनों बैंक लड़ रहे हैं, है ना, हो किसी का कुछ नहीं आ रहा है। RBI ने इसको कर दिया बंद और बोला कि अगर मॉर्गेज किसी बैंक में रखा है तो उस रखे हुए जो मॉर्गेज है उसकी जो एड्रेस है, चाहे वो गट नंबर हो, सर्वे नंबर हो, फ्लैट नंबर हो, सोसाइटी नंबर हो, वो आपको एक पोर्टल पे रजिस्टर करना है। वो भी रजिस्टर आपको विदिन 30 डेज करना है। जैसे बैंकिंग अम्बुड्समेंट में केस करने से पहले आपको लिखित एप्लीकेशन बैंक में देने के रिसीविंग कॉपी के 30 दिनों के बाद ही आप बैंकिंग अम्बुड्समेंट के पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आपने अगर कोई मॉर्गेज ले लिया है किसी कस्टमर से, तो विदिन 30 डेज ऑफ लेंडिंग यू हैव टू रजिस्टर हिज मॉर्गेज टाइटल डीड, जिसको कहते हैं टाइटल, ऑन ए वेबसाइट। उस वेबसाइट का नाम है सरसाई। किसी भी कंडीशन में भूलने का नहीं कि सरसाई क्या है और सरसाई का फुल फॉर्म क्या है। सरसाई का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट ऑफ सिक्योरिटी, सरसाई लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सरसाई है। सेंट्रल, CE फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। पहले सरसाई को लिख लीजिए, फिर लिखाता हूं कि सरसाई का एक्चुअल डेफिनेशन क्या लिखना है आपको। सरसाई लिखें, फुल फॉर्म लिखा गया सरसाई का, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। लगभग आपको सरफेसी के फुल फॉर्म की तरह ही आपको मिलता जुलता दिखेगा ये। दो 2011 से हमारे पास है ये सरसाई। तो आप जिस बैंक का चार्ज उस पर चढ़ गया पहली बार, दूसरी बैंक ने उस चार्ज को बिना देखे अगर लोन दे दिया तो वो बैंक डूब गई। सरसाई में लिखे पहली बात, बैंक हैज टू रजिस्टर borrower, bank has to register borrower mortgage details. Bank has to register borrower mortgage details. Within 30 days of lending, within 30 days of lending on Sarsai portal,
within 30 days of lending on CERSAI portal, Central Registry of Securitization Asset Reconstruction of Security Interest. Within 30 days, underline किए 30 days को, mortgage details, ठीक है। लिखा क्या? यस सर। हाँ सर। यहीं तक की हम बात रखेंगे। आपके मन में, आपके नोटबुक में कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछिए, किसी के पास है? नहीं है तो सुने कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है एनपीए क्या होते हैं। तो एनपीए को हमने 2 मिनट के अंदर आपके पूरे क्लास को मैं कंपाइल कर देता हूँ। हमने एनपीए में पढ़ा कि एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वैसा एसेट जो 90 दिनों तक परफॉर्म नहीं कर पाता है, यानी 90 दिनों तक कोई ईएमआई हमारे पास नहीं आ पाता, उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। फर्दर हमने आपके इस एसेट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक को बोला कि हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एसेट है, दूसरे को बोला हमारा ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। फर्दर स्टैंडर्ड एसेट को भी हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक को बोला रेगुलर है, दूसरे को बोला स्ट्रेस है। रेगुलर है मतलब मंथली आ रहा है, स्ट्रेस है मतलब मंथली ना आके 90 दिनों के अंदर आ तो रहा है, बट जहां जिस रफ्तार से आना था, जिस फ्लो से आना था, उस फ्लो से नहीं आ रहा, तो स्ट्रेस है। हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। बोला उसका एक सब स्टैंडर्ड है, दूसरा बोला डाउटफुल है, और तीसरा बोला लॉस या फिर बैड लोन है। फर्दर हमने आपके 9 पैसा देने वाले को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। बोला कि ये डिफॉल्टर है, लेकिन डिफॉल्टर में 2 क्लासिफिकेशन, एक को बोला विलफुल डिफॉल्टर है और दूसरे को बोला जेन्युइन डिफॉल्टर है। विलफुल को हमने कोई भी अधिकार नहीं दिए, विलफुल के ऊपर हम चढ़ के काम करेंगे, और उस चढ़ाई की ओर में हमारे पास 3 प्रोविजन है। चाहे तो 20 लाख से कम का आउटस्टैंडिंग है तो सिविल कोर्ट में चलो, कोई भी पैसा नहीं लेंगे, वहां पे जो कोर्ट बोलेगा वो काम आपको करना पड़ेगा। या नहीं तो आप डीआरटी में चलो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चलो, अगर 20 लाख से ऊपर का आउटस्टैंडिंग है, जो भी वो ट्रिब्यूनल का आदेश होगा वो आपको मानना पड़ेगा। या नहीं तो अगर आपका मॉर्गेज का संपत्ति है तो डायरेक्ट हम सरफेसी 2002 का केस आपके ऊपर लगाएंगे, चीफ मैनेजर का साइन उसके ऊपर लेंगे, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का एक्शन लगा के हम आपके उस अचल संपत्ति पे सिंबॉलिक और बाद में फिजिकल पोजीशन ले सकते हैं। ये हमने आपको सिविल को, ये डीआरटी और सरफेसी के अंदर बताया है। दूसरी ओर जो जेन्युइन डिफॉल्टर हैं उनके लिए हमने एक स्कीम दिया, जिस स्कीम का नाम था ओटीएस। जो पैसा भरना है बाबा भर ले, अकाउंट बंद कर ले, तू भी खुश मैं भी खुश। उसके बाद हमने आपको बताया कि सरसाई क्या होता है। तो सरसाई सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी है, जिसमें हमें आपके मॉर्गेज के डिटेल्स को विद इन 30 डेज ऑफ लेंडिंग हमें उस पर क्या करना है, तो उस पर चिन्हित करना है कि ये हमारा चार्ज है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप कृपया इसी प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरी कोई भी लेंडिंग ना करें। ये सरसाई है। और क्या बताया भाई आज? हाँ, और बताया मैंने कौन सा, सिक्योरिटी को भी हमने 2 क्लासिफाई किया। एक को बोला कि हमारा मूवेबल है, दूसरे को बोला नॉन मूवेबल है। नॉन मूवेबल अगर है तो घूम नहीं सकता, जैसे मकान हो गया, घर हो गया, या बंगला हो गया, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गया। उसके लिए जो सिक्योरिटी का नाम है उसका नाम है मॉर्गेज। और जो चल संपत्ति पे है, जैसे कार लोन हम देते हैं तो हाइपोथिकेशन हम रखते हैं, गोल्ड लोन हम देते हैं तो प्लेज हम रखते हैं, हम आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं तो हम असाइन करवा लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को, या फिर एफडी के अगेंस्ट डिमांड लोन हम देते हैं तो एफडी को हम लीन मार्क करवा लेते हैं। ये आपकी अलग अलग टाइप के एनपीए और एसेट के क्लासिफिकेशन और रीपेमेंट का शेड्यूल, ये सारी बात मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास आप मेरे साथ जुड़ेंगे, इन चीजों को थोड़ा सा पीछे देखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके सर, ठीक है, बोलो। हाँ, अगर सर समझो मूवेबल लोन लिया है और उसको फिर सरफेस उस पे नहीं लगेगा ना, उस पे ARC लगेगा ना सर? और सिर्फ मॉर्गेज में ही लग सकता है। ओके, ठीक है, यस सर, यस, ओके, गुड डे। थैंक यू।